लड़की बस नॉर्मल तरीके से सड़क पर चल रही होती है, तभी कुछ अनजान आदमी अचानक सामने आते हैं और उसे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं। कुछ ही देर में उसे एक बिल्कुल अजनबी जगह पर ले जाया जाता है। उसके कपड़े जबरदस्ती फाड़ दिए जाते हैं। एक अटेंडेंट हाथ में टॉयलेट ब्रश लिए होता है, दूसरा पाइप से उस पर बेरमी से पानी डालता है। कई मिनटों तक उसे इस तरह धोया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। जब सब खत्म होता है तो उसे व्हील चेयर से बांधकर एक आदमी के सामने ले जाया जाता है। शोया पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है, बार बार कहती है कि वो मेंटली इल नहीं है, लेकिन उसके जवाब में उसे सिर्फ बेरमी से पीटा जाता है। सच कहूं तो बहुत कम फिल्में होती है जो देखने के बाद सिर से पैर तक सुनकर दे, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते आपको अंदाजा ही नहीं होता कि असली पागल आखिर है कौन। यही है आज की कहानी। जब शोया दोबारा होश में आती है तो एक केयरटेकर कमरे में आता है। उसका नाम डोंगजिन है। वो उसके मुंह से लगा हुआ गैग हटाता है और उसे एक गोली देता है। उसी पल शोया को महसूस होता है कि ये आदमी बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वो जल्दी जल्दी समझाने लगती है कि वो सच में बीमार नहीं है, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता। घबराहट में वो उसके हाथ से रिकॉर्ड फाइल छीन लेती है। मदद के लिए लिखा गया फोन नंबर रिकॉर्ड में डालने के बाद से अगले कुछ दिनों में वो इस मानसिक अस्पताल का हिस्सा बना दी जाती है। एक रूटीन चेकअप के दौरान एक जवान लड़की उससे मिलती है। वो बताती है कि वो अपने घर में सो रही थी, तभी आधी रात को उसे उठाकर यहाँ ले आया गया और तब से वो कभी बाहर नहीं जा पाई। वो कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है। वो बेकाबू होकर सामने वाले के पेट की तरफ झपटती है। दोनों के बीच हुई इस हाथापाई से पूरा हंगामा मच जाता है और बात सीधे डायरेक्टर तक पहुंच जाती है। नतीजा ये होता है कि उसे पनिशमेंट के तौर पर डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। हैरानी की बात ये थी कि बाकी मरीज ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंधेरे कमरे में बेहोशी की हालत में उसे महसूस होता है कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है। डर के मारे वो एकदम उछल कर उठती है। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखता है जहाँ से बगल वाले कमरे से एक बड़ा हाथ अंदर टटोल रहा होता है। वो कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है। शरीर डर से कांप रहा होता है। वो हाथ कुछ देर तक बिस्तर पर टटोलता है और फिर वापस चला जाता है। इसी बीच घड़ी 11 बजाती है। अचानक वही लड़की सिर बाहर निकालती है। वो कॉरिडोर में आगे पीछे घूमने लगती है और बुदबुदाती रहती है, मेरे यूटरस में प्रॉब्लम है, मुझे तुरंत ऑपरेशन चाहिए। इसके बाद वो सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में चली जाती है। मेज पर लेटकर जिद करने लगती है कि उसका यूटरस बदल दिया जाए। सामने वाला पास आता है क्योंकि उसे पता होता है ये सर्जरी का सही समय है। उसकी पागल सी हंसी सुनकर शोया अंदर तक कांप जाती है। अगले दिन वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और बेरमी से पीटी जाती है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये होती है कि वो नोटिस करती है कई मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। उसी रात बगल वाला वो गंदी नियत वाला आदमी उससे फुसफुसाकर कहता है अगर बाहर निकलने का रास्ता जानना है तो अगली सुबह बाथरूम में मिलना। शोया उसकी घटिया सोच समझ जाती है, लेकिन आजादी की उम्मीद में अगली सुबह वहाँ चली जाती है। वो बताता है कि सिर्फ एक ही एग्जिट है, डायरेक्टर का ऑफिस, पासवर्ड है 4x4। बात खत्म होते ही शोया उसे जोर से काट लेती है। उसकी चीख सुनते ही डायरेक्टर और तमाशा देखने वाले मरीज वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी अफरातफरी में वो चुपचाप ऑफिस के दरवाजे तक पहुँच जाती है, कोड डालती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। सामने डायरेक्टर नजदीक आता दिखता है। घबराहट और डर दोनों चरम पर होते हैं। तभी वो लड़की वहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर कि वो अक्सर ऑफिस में आती जाती रहती है, एक बार फिर उम्मीद जागती है। वो उसे देखती है, फिर बिना कुछ कहे दीवार पर उंगलियां चलाने लगती है। उसे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं होते, लेकिन बटन्स की पोजीशन उसे साफ साफ याद रहती है। उसी इशारे पर वो सही जगह दबाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर अलमारी के पीछे एक वर्टिकल टनल छुपी होती है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है। मजबूरी में वो जल्दी से सुरंग के अंदर घुस जाती है। इसी अफरातफरी में खुली हुई स्टील रॉड उसके हाथ को काट देती है। खून बहता हुआ जांघों तक आ जाता है। इससे भी बुरा ये कि सुरंग में हुई हलचल बाहर तक सुनाई दे जाती है और सामने वाला अलर्ट हो जाता है। कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसी टनल में आगे बढ़ती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए। रास्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि समझ नहीं आता कहां से कहां जा रहे हैं। आखिरकार जब वो रोशनी की तरफ निकलती है तो पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड पार्किंग का एंट्रेंस है। सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये जगह शहर के सबसे क्राउडेड इलाके में है। जहाँ से उसे उठाया गया था वहाँ से ये जगह बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। वो मदद के लिए राह चलते लोगों को आवाज देती है, लेकिन खून से सना हुआ चेहरा देखकर लोग नजरें चुराकर निकल जाते हैं। और तभी मानसिक अस्पताल की गाड़ी वहाँ आकर रुक जाती है। 2 अटेंडेंट बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। घायल हालत में भी वो पूरी ताकत से भागती है। बस पकड़ में आने ही वाली होती है कि तभी एक पुलिस कार वहाँ से गुजरती है। वो जान की बाजी लगाकर पुलिस गाड़ी के सामने कूद जाती है। गाड़ी में बैठी महिला पुलिस अफसर ऊपर रिपोर्ट करती है और भरोसा दिलाती है कि उसे सेफ जगह ले जाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है रास्ता उसे जाना पहचाना लगने लगता है। उधर डायरेक्टर को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से गुस्से में चीखते हुए पूछा जाता है किसी को भागने कैसे दिया। इधर जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है वही दोनों अटेंडेंट अचानक सामने आ जाते हैं। पल भर में उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और वापस उसी नरक में ले आया जाता है। अब उसका विरोध पूरी तरह से हद पार कर चुका होता है। सामने वाला फैसला कर चुका होता है उसका अंजाम होगा लाइव डिसेक्शन। जब डोंगजिन ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजरता है तो उसकी नजर उस पर पड़ती है। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और मदद की गुहार होती है। उसे लगता है वो बस एक नॉर्मल सर्जरी में मदद करने जा रहा है, लेकिन अचानक उससे एक बॉक्स टकराकर गिर जाता है और उसमें से एक खून से सना इंसानी सिर फर्श पर लुढ़क जाता है। वो सन्न रह जाता है। पीछे से डांट की आवाज आती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बाहर निकलते ही वो टूट कर रो पड़ता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो कब से एक बेहद भयानक अपराध का हिस्सा बना हुआ था। जैसे ही उसे आने वाले अंजाम का ख्याल आता है वो वही इमरजेंसी नंबर मिलाता है जो कभी रिकॉर्ड में लिखा गया था। कॉल उठाने वाला होता है उसका बॉयफ्रेंड। पूरी बात सुनते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचता है। उसके इशारे पर दोनों ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचते हैं जहां वो सर्जरी टेबल पर बंधी होती है। बात करने का वक्त नहीं होता। दोनों उसे उठाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मोड़ पर पहुंचते ही सामने गार्ड्स के साथ वही आदमी आ जाता है। इससे पहले कि कुछ समझ पाते लड़के को जबरदस्ती पकड़कर ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया जाता है। शोया की दिल चीर देने वाली चीखों के बीच उसका पेट जिंदा हालत में चीर दिया जाता है। इसी दौरान वो लड़की फिर से ऑफिस में पहुंचती है। सर्जरी की जिद करते हुए अंदर कोई नहीं मिलता तो वो मेज पर रखी कैंडल से खेलने लगती है। एक छोटी सी गलती और देखते ही देखते आग भड़क उठती है। खबर मिलते ही सामने वाला आपे से बाहर हो जाता है। सालों की लूट खसोट से जमा किया गया सारा माल ऑफिस के लॉकर में बंद होता है और चाबी भी वही रह जाती है। लालच उसे अंधा कर देता है। वो बिना सोचे
सोचे समझे आग के बीच कूद पड़ता है। इधर ऑपरेशन थिएटर में हालत और भी भयानक हो चुकी होती है। पेट चिरा पड़ा है। शोया पूरी ताकत से छटपटाती है, लेकिन बंधी होने की वजह से कुछ कर नहीं पाती। तभी वो लड़की वहाँ दौड़ती हुई आती है। उसे यूट्रस बदलने का बहाना देकर वो उससे रस्सियां खुलवा लेती है। दोनों भागने ही वाले होते हैं कि वो उसे पकड़ लेती है और जाने से मना कर देती है। मासूमियत में वो भड़कती आग को नजरअंदाज कर देती है और जिद पर अड़ जाती है। उसे उसी आदमी को ढूंढना है सर्जरी के लिए। उसी वक्त दूसरी तरफ छोटे अंधेरे कमरे में बंद बाकी मरीज भी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं, दरवाजों को पागलों की तरह पीटते हैं। उसी वक्त चाबी पकड़े वो आदमी आग की लपटों में घिरकर जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही वार्ड की एक्सेस मैग्नेटिक कार्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। डोंगजिन कार्ड उठाता है और जान की परवाह किए बिना आग के बीच दौड़ पड़ता है। कॉरिडोर के आखिर में बने इमरजेंसी एग्जिट को खोलने के लिए। आग हर पल और भयानक होती जा रही होती है। उधर उसका इंतजार करते करते शोया फैसला करती है कि अब देर नहीं की जा सकती। वो घायल हालत में पड़े लड़के को लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा वो आदमी अचानक झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। बुरी तरह घायल होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाता। शोया बेबस होकर देखती रह जाती है और आग की लपटों में वो जिंदा जल जाता है। इस भयानक आग के बाद सिर्फ 2 लोग बाहर निकल पाते हैं, शोया और डोंगजिन, लेकिन उसकी हालत भी नाजुक होती है। वो गंभीर रूप से झुलस चुका होता है और डी कोमा में चला जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद पता चलता है कि शोया के फॉस्टर फादर, जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, अपने ही घर में मृत पाए गए हैं। शक की सुई सीधे उसी पर जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरकार 7 साल की सजा सुना दी जाती है। 1 साल बाद एक टीवी न्यूज एंकर को एक डायरी मिलती है जिस पर नाम लिखा होता है शोया। उसमें एक महिला की पूरी कहानी दर्ज होती है जिसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया था। जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो पुलिस अधिकारी और अस्पताल का डायरेक्टर दोनों लोग कॉलेज में साथ पढ़ चुके थे। अब सवाल ये उठता है, आखिर एक पुराने दोस्त की बेटी के साथ इतनी बेरहमी क्यों? इस रहस्य की परतें खोलने के लिए कहानी अब असली मोड़ लेने वाली थी। रोनांजू किसी तरह उससे मिलने की परमिशन हासिल कर लेती है, लेकिन जैसे ही सामने उस आदमी का नाम लिया जाता है वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पत्रकार तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है। वो अचानक उसकी फोटो सामने रखकर पूछती है, तुमने अपने ही फॉस्टर फादर को क्यों मारा? बस यही उसका सब्र टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए सच्चाई बताती है। जैसे ही वो उसके घर रहने आई उसकी जिंदगी नरक बन गई। हर रात वो आदमी पहले अपनी पत्नी को बेहोश करता, फिर देर से लौटने के बाद उसके कमरे में हथियार लेकर घुस आता। डर, खामोशी और मजबूरी सब कुछ सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसकी माँ ने शादी से पहले एक जमीन खरीदी थी। बाद में जब उस जमीन में बिल्डर्स की दिलचस्पी बढ़ी, कुछ ही समय बाद उसकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मरने से ठीक 1 दिन पहले उस जमीन को उसके नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। शक होने पर उसने चुपचाप जांच शुरू की। तब पता चला कि माँ का डेथ सर्टिफिकेट उसी मानसिक अस्पताल के डायरेक्टर ने जारी किया था। अब सब साफ हो चुका था। ये एक लैंड मर्डर था, सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। जब वो पुलिस के पास जाने वाली होती है तब साजिश का पर्दाफाश होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी खुदकुशी कर लेता है। ये सच पुलिस की पहले की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल उलट था। जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट होता है पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। पुलिस चीफ सामने आकर माफी मांगता है, लेकिन गुस्से में भरे लोग माफी मानने को तैयार नहीं होते। सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और सिस्टम से जवाब मांगा जाने लगता है। पब्लिक प्रेशर बढ़ते ही पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आता है कि मौत से पहले वो न सिर्फ जरूरत से ज्यादा शराब पी रहा था, बल्कि लंबे समय से इलीगल ड्रग्स भी ले रहा था। ये दवाइयां इंसान को मेंटली अनस्टेबल बना देती है। ऐसे में हथियार के साथ सुसाइड करना पूरी तरह मेडिकल एक्सप्लेनेशन से मैच करता है। आखिरकार कोर्ट सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उसी दिन उसे बरी कर देता है। जेल से बाहर आते दिन इस केस को उजागर करके फेमस हो चुकी जर्नलिस्ट उसे लेने खुद पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके चेहरे पर बेगुनाही साबित होने की कोई खुशी नहीं होती। गाड़ी से उतरते वक्त वो कुछ ऐसी बातें कहता है जिनका कोई सीधा मतलब समझ नहीं आता। यही बातें जर्नलिस्ट के दिमाग में अटक जाती है। उसी पल उसे एक बड़ा लूपहोल याद आता है। मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों को कभी पेन नहीं दिया जाता, तो उस दिन वो आदमी केयरटेकर का पेन छीन ही कैसे सकता था? एक के बाद एक डिटेल्स जुड़ने लगती है। उस महिला की असली मौत की तारीख और असाइलम में लगी आग दोनों एक ही दिन की थी। कुछ पल सोचने के बाद एक खौफनाक सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। उस रात असाइलम में बंद किया गया इंसान असल में वो लड़की थी ही नहीं, बल्कि सच ये था कि उस रात असाइलम में बंद किया गया इंसान उसकी माँ थी। जमीन अपने नाम करवाने के बाद उस आदमी ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, जहाँ उस पर लगातार जुल्म किए गए। डोंगजिन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसी ने चोरी छिपे ये डायरी लिखी ताकि कभी न कभी सच्चाई सामने आ सके। जब उसकी माँ के ऑर्गन्स निकालने की तैयारी होने लगी तो उसी नंबर पर कॉल किया गया जो उसने छोड़ा था, जिसे वहाँ बचाने आया बॉयफ्रेंड कहा गया। वो असल में कोई और नहीं, वो खुद वही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ को जबरदस्ती आग की लपटों में घसीट लिया गया और उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। आग से किसी तरह बाहर निकलने के बाद जैसे ही उसने सामने उसे देखा, सालों से जमा नफरत एक पल में फट पड़ी। एक गोली और सब खत्म। यही कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, सच आखिर है क्या? क्या वो वर्जन सही है जो सिस्टम ने बताया, या वो जो उसने खुद जिया, या फिर वो जो आखिर में सामने आया माँ के लिए लिया गया बदला? सबसे डरावनी बात यह है कि जब किसी इंसान के होश में होने या न होने का फैसला पावर और पैसे से किया जाने लगे तो उसके नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी डराता है। शायद ये फिल्म हमें ये तय करने नहीं कहती कि सही कौन था और गलत कौन, बल्कि ये दिखाती है कि कुछ गुनाह दबाए जा सकते हैं, कुछ इंसाफ अधूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर अंधेरे में भी डोंगजिन जैसे लोग मौजूद हो तो सबसे गहरी रात भी हर रोशनी को निगल नहीं सकती।